रैशनल प्रोटेक्शन के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन है। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स आर टूल्स कंट्रीज यूज टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट और बूस्ट एक्सपोर्ट विदाउट यूजिंग टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस का यूज़ नहीं करती, उसके बिना अपने इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, मतलब अपने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। तो उस चीज़ के लिए क्या करती है, नॉन टैरिफ ट्रेड का सहारा लिया जाता है। दे कम इन मैनी फॉर्म, ये जो इसके अलग अलग फॉर्म है और एम टू प्रोटेक्ट, क्या उद्देश्य है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना इसका मेन एम है। बट दे कैन डिस्ट्रॉय ट्रेड एंड स्पार्क कन्फ्लिक्ट, मतलब परंतु क्या हो सकता है कि ये ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरे देश के साथ व्यापार को समाप्त भी कर सकता है या हमारे उनके साथ कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर की। सबसे पहले क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन में इंपोर्ट कोटाज, टैरिफ कोटेज और वॉलेंट्री एक्सपोर्ट बैरियर्स, वेल ऑर्गेनाइज मार्केटिंग अरेंजमेंट एट्रेक्स्ट्रा, ये सब क्या है, इस रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम कोटाज के बारे में जानते हैं। लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी इम्पोर्टेड, हम क्या करते हैं कि जितना हम इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाती है, वही कोटाज। अब क्या है, ये हमारे फोर्स से भी लग सकते हैं, हम बाहरी जो एग्रीमेंट हुए हैं उनकी वजह से भी कोटा होता है, और देश क्या करता है, अपना कोटा खुद भी तय करवाता है कुछ सेक्टर में। जैसे कि इसमें कहा रखा है एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हम 1 मिलियन टन ऑफ शुगर को ही एक ईयर में हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब इसका ये दे रखा हमारे पास, इस पे देखो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक कमोडिटी की बात कर रखी है और यहाँ पर हम प्राइस की बात कर रहे हैं डॉलर के फॉर्म में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, जब डिमांड हमारी क्या है 70 है, देख सकते हैं ये डिमांड करो है हमारे पास, और ये क्या है ऊपर हमारा, ये सप्लाई, ये जो आ रहा है ये सप्लाई करो है, और उसके ऊपर एक डिमांड और करो। तो किस प्रकार किस चीज़ को दिखा रखा है इस करो ने, इसमें देखो अगर हमारे पास कितना, देख सकते हैं कि हमारे जो सप्लाई है वो 10 की है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड कितनी है 70 की, और हमने कितना इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें 60 इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम क्या करने हैं, हम एक लिमिट लगा दे कि हम 30 से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ड्यूटी लगा दी, एक लिमिट लगा दी ड्यूटी रूप में। तो क्या करेंगे, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको पता है बाहर से तो आ नहीं रहा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने का प्लान करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। और मार्केट में क्या हो सकती है, प्राइस क्या बढ़ जाते हैं, उससे प्राइस बढ़ने से क्या होती है, डिमांड गिर जाती है। तो 70 से 50 डिमांड हो गई। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, कुछ सेक्टर्स को क्या कर देगी, लाइसेंस दे देगी कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, साथ में क्या है, ज़्यादा आएंगे तो उससे सप्लाई कम होगी। इससे क्या होगा कि एक प्रकार एक सही तरीके का पैमाना, जैसे कि अब 55 चला गया उसके साथ, और देख सकते हैं हमारे यहाँ पर मात्रा इतनी, तो 25। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से इंपोर्ट को कोटा के द्वारा इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस देकर रेवेन्यू भी कमा सकती है। तो इस तरह के हम देख सकते हैं प्राइस किस प्रकार ऊपर बढ़ रहा है, और लोगों की डिमांड और सप्लाई का फैक्टर जो डिपेंड करता है एक दूसरे पर। जहाँ पर देखो या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का फोर्स ना होता, गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करती इस चीज़ में, कोटा सिस्टम नहीं रख लाती, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पर होता। लेकिन देखो अब बदल रहा है, हर जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है, कभी जे पे हो रहा है, कभी जे डैश पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को पूल मैच कर जाए, मतलब ना तो डिमांड ज़्यादा हो ना सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई मार्केट में पहुंच रही है, उस चीज़ को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, इस स्थिति को हम पार्शियल इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटा कहते हैं।
अब बात करेंगे वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट की। मतलब क्या होता है कि अगर देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट मतलब एक्सपोर्ट पर रुकावट लगा देनी है। हम क्या करेंगे, हमारे देश में जैसे कि जापान था और यूएसए था, तो जापान क्या कर रहा था, यूएसए में कार बहुत ज़्यादा भेज रहा था, तो यूएसए वाले ने कहा जापान वाले से एक प्रकार की रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट मत करो, इतना ज़्यादा लेकर मत आओ, उस पर एक लिमिट लगा दो। तो उन्होंने इस प्रकार से एक लिमिट लगाई 1980 के दशक में। तो इस प्रकार की जो लिमिट लगाई गई, एक प्रकार से फोर्स किया गया है, लेकिन ये जो दिखाया गया है वो ऐसा दिखाया गया है कि जापान वाले खुद से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे यूएसए में। तो ये जो एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है जैसे कि जापान थी, वो अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्ट लगा देती है कि वो उतना ज़्यादा नहीं बेचेगी। वो किससे बचना चाहती है, अवॉइड हार्शर पेनल्टी से। मतलब वो अगर यूएसए क्या करेगा, ज़्यादा पेनल्टीज़ लगा देगा, नहीं आने देगा, उससे बचने के लिए खुद ही अपनी लिमिट लगा देती कि भाई इससे ज़्यादा तुम एक्सपोर्ट मत करो, नहीं तो क्या करेंगे, वो अलग अलग तरह के टैक्स लगा सकते। तो इस तरह के वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट भी देखने को मिलता है, जो टैरिफ के अलावा इसमें देखने को मिलता है ये चीज़। फिस्कल मेजर बाय द स्टेट। तो फिस्कल मेजर क्या है, प्रोडक्शन सब्सिडीज। सरकार क्या कर सकती है, प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडीज दे सकती है। टैक्स रिलीफ एक्सपोर्ट कर रही है उनको टैक्स में छूट दे सकती है। गवर्नमेंट रिकवरी एंड पर रेटिफिकेशन फीस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर क्या है, एक पर रेटिफिकेशन मतलब एक फॉर्मल मंजूरी दी जाती है। सब्सिडीज़ क्या है देख सकते हैं, सब्सिडीज गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। एग्जांपल के तौर पर फार्मिंग सब्सिडीज़ दी जाती है यूई में मतलब यूरोप में और यूएसए में। किसके लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट करे चिपर सस्ता ग्लोबली। ये सब्सिडीज़ क्यों दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उनका दूसरे ग्लोबल मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू, जो फॉरेन रेवेन्यू हमें प्राप्त हो विदेशों से, तो इसके लिए सरकार सब्सिडीज़ देती है। जैसे कि पहले देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जब डिमांड कितनी थी, डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी, 20, जैसे कि लड्डू का एग्जांपल लेते 20 थी, जब प्राइस कितना था, $3.5 था। और अगर क्या किया, जब गवर्नमेंट ने $0.5 सब्सिडीज़ के तौर पर देने का शुरू किया, तो उन्होंने सब्सिडी देने को तौर किया, तो क्या किया उन्होंने, विदेशों में भेजने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया। पहले कितना प्रोडक्शन कर रहे थे वे, पहले सप्लाई कर रहे थे 35 की, अब सप्लाई कर दे 40 की, लेकिन वे विदेशों में ज़्यादा भेज रहे हैं और उसमें कम भेज रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ गया, जिससे क्या हो गई, डिमांड भी कम हो गई, 10 हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं इसमें, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जे डैश पे शिफ्ट हो गया। और जब ओरिजिनल डिमांड कितनी अगर मार्केट में इंटरफेस ना करे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर होगी 3 के ऊपर होगी। तो इस तरीके का जो ये डिमांड सप्लाई का बनता है, इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे स्तर पर इफेक्ट कर रही है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इसका इफेक्ट यूज करती है, लेकिन इसमें जो कंज्यूमर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, प्रोड्यूसर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को दिख रहा है, क्योंकि उन्हें सब्सिडीज़ में उनके जो रेवेन्यू जा रहा है। सब्सिडीज़ ऑन इम्पोर्ट्स, हम पढ़ रहे थे सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट के बारे में कि एक्सपोर्ट्स पर कैसे देती है। इम्पोर्ट्स के ऊपर सब्सिडीज़ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोडक्ट बहुत ही कम है, प्रोडक्ट किसी की मोनोपोली है, तो इससे क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्राइस कम हो, ताकि कंज्यूमर क्या कर सके, उन गुड्स को ले सके जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके लिए। तो ये सब्सिडी और गवर्नमेंट का इंसेंटिव होता है कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट दे, किसके लिए, वो इकोनॉमिक सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, बिजनेस और इंडिविजुअली। जनरली इसका एम होता है कि वो इकोनॉमिक्सली और सोशल पॉलिसी में अपना प्रमोटिंग एम सोशल वेलफेयर करना चाहती है इससे गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉर्मेटिव और रेगुलेशन किस प्रकार किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को बरतती है। मतलब वो स्ट्रिक्ट
कार सेफ्टी के लिए टेस्ट लगाती है, हेल्थ रेगुलेशन लगाती है। इसमें बैन किया जाता है उन इम्पोर्टेड पर जो मीट है जैसे उनमें कुछ केमिकल बना रखे हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो जिसने जो भी उसमें मिलाया उसका पूरी डिटेल होनी चाहिए। रेमेडियल फीस, इट वाज आल्सो इम्पोर्ट ड्यूटी, ये भी क्या है, रेमेडियल फीस एक इम्पोर्ट ड्यूटी के तौर पर है जो इम्पोज किया जाता है इंक्रीज इम्पोर्टिंग कॉस्ट, मतलब इम्पोर्ट कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। अगला हमारा डंपिंग का रोल भी अपनाया जाता है। डंपिंग में क्या होता है, सेलिंग प्रोडक्ट अब्रोड एट ए अनफेयरली लो प्राइस टू क्रश द कंपिटिटर, मतलब हम क्या कर दबाना चाहते हैं वहाँ पर जो कंपिटिटर हमारे उनको, इसलिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है वो क्या करेगी, वो देशों में जाकर बहुत ही सस्ते में सामान को बेचेगी और वहाँ पर जो रिटलाइट विद एंटी डंपिंग एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब क्या कर सकती है वहाँ की जो सरकारें हैं इस चीज़ को देखकर एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगा सकती हैं जो उन कंपनीज के ऊपर जिनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कौन कौन से टाइप हैं डंपिंग के, एक्सीडेंटल डंपिंग, फिक्स डंपिंग, प्रीडेटरी डंपिंग। मतलब ये क्या डंपिंग है, मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि मार्केट में क्या करेंगी, जो डोमेस्टिक मार्केट है उनका, उनमें तो वो सामान को महंगा बेचेगी, उनकी मोनोपोली दिखाएगी, लेकिन विदेशों में जाकर वो उस सामान को सस्ता बेचेगी। ये सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, कई जगह पर हाई बेचा जाता है, कई जगह पर मीडियम या कई जगह पर अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है डंपिंग के अंतर्गत, जो इसके अलग अलग टाइप बनकर आ जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने सरप्लस कमोडिटी को बेचना चाहती है और इंडस्ट्री का एक्सपेंशन चाहती है बढ़ाना और न्यू ट्रेड रिलेशन को स्थापित करना चाहती है। अदर की कंसेप्ट क्या है हमारे, देख सकते हैं नोट टैरिफ के, इंटरनेशनल कार्टेल, मतलब ग्रुप्स जैसे कि ओपीसी, ऑयल प्रोड्यूसर का जो ग्रुप है जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, कंट्रोल सप्लाई एंड प्राइस, मतलब क्या अगर ये एक साथ नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और ना तो किसी का बेनिफिट होगा। इससे इस बचने के लिए अपना ग्रुप बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं इंटरनेशनल स्तर पर। तो इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि इंडस्ट्रीज़ को जैसे कि टेक या एरोस्कोप को कि ग्लोबल एज देने के लिए इसके लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है, जैसे कि एयरबस सब्सिडीज़ दिया जाती है यूरोप के अंदर। इन्फेंट इंडस्ट्री एग्रीमेंट, मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री अभी उभर ही रही है, इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत सी छोटी छोटी फर्मों का ग्रुप पूरा, ऑटोमोबाइल, ये बड़ी बड़ी चीज़ें, ये इंडस्ट्री। तो ये अगर किसी सेक्टर में किसी देश में इनकी इंडस्ट्री विकसित नहीं है तो इंटरनेशनल स्तर पर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री में तो इनको अलग अलग सब्सिडीज या अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं और ताकि वे इंटरनेशनल स्तर पर टिक पाए। तो इसकी इस तरह का जैसे कि एग्जांपल शेडिंग ए फ्लेजिंग सोलर पैनल इंडस्ट्री, इस जैसे ताकि वो स्ट्रॉन्ग कम्पीट कर सके उनके साथ है। तो हमें नॉन टैरिफ बैरियर की जरूरत क्यों है, क्यों यूज किया जाता है, क्या टैरिफ से यूज काम नहीं हो रहा था। प्रोटेक्ट जॉब, स्लीडिंग वर्कर इंडस्ट्रीज थ्रेटेंड बाय इम्पोर्ट, मतलब क्या है कि इसमें स्लीडिंग वर्कर इन इंडस्ट्रीज देख सकते हैं हम कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी डोमेस्टिक क्षेत्र में उनमें काम कर रही वर्कर हैं तो उनकी जॉब को खतरा हो सकता है कि अब बाहर से लाया जाएगा सामान तो क्या करेंगे कि भीतर का सामान कौन लेगा, तो उनकी नौकरी भी जाएगी। तो इससे को बचाने के लिए सरकार ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाती है, जैसे कि यूएस स्टील कोटा इसका इस्तेमाल किया जाता है कोटा का। अगर हम बाहर की देशों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा आ जाता है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जैसे कि डिफेंस के लिए हमें डिफेंस में अपनी मजबूती लानी होगी, रेयर मिनरल्स इन जैसे क्षेत्रों में। पॉलिटिकल प्रेशर, इंडस्ट्रीज लॉबी गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल शुगर फार्मर इन द यूएसए। पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि उन्हें अपने इंडस्ट्रीज, अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाना होता है, तो ये भी एक फैक्टर काम करता है। तो अभी नॉन टैरिफ बैरियर का कंपटीशन क्या देखने को मिलता है, इसका क्या प्रॉब्लम है। हायर प्राइस, सबसे पहले क्या, जैसे कोटा है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स हैं, वो क्या कर देते हैं, कंपटीशन को कम कर देते हैं। कंपटीशन कब होने से क्या होगा, प्रोड्यूसर फ़ायदा उठाना चाहेंगे, इसलिए वो कॉस्ट से कंज्यूमर प्राइस बढ़ा देंगे और प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, उनका कंज्यूमर का नुकसान होगा। जैसे कि यूएसए शुगर प्राइस डबल ड्यू टू कोटा के कारण डबल हो गई है।
ट्रेड वॉर जैसे कि रिटेंशन लैग, चाइना इम्पोजिंग टैरिफ ऑन यूएसए गुड्स इन द रिस्पॉन्स टू स्टील रिस्ट्रिक्शन। तो इस प्रकार के अलग अलग देख सकते हैं कि ट्रेड वॉर सा छिड़ने लगता है, अलग अलग देश अपने दूसरे के ऊपर ट्रेड लगाने लग जाते हैं, अलग अलग तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके की नॉन टैरिफ बैरियर से ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि अब अमेरिका कर रहा है हर देश के साथ कि उसमें जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर टैरिफ या अलग अलग इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे रिटेलिएशन कहा जाता है। तो इनएफिशिएंसी मतलब क्या है कि अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वीक इंडस्ट्री को तो इससे क्या हो सकता है, इन्वेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी प्रोटेक्शन हो रही है तो उन्हें इतने ज़्यादा इन्वेशन की जरूरत नहीं होती। इससे क्या है, आउटडेटेड फैक्टर कीप्ड अलाउ बाय सब्सिडीज़, जो पुराने फैक्टर हैं वो भी जीवित रह सकते हैं, हम सब्सिडीज़ गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है इससे। तो ग्लोबल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, नॉन टैरिफ बैरियर को रिड्यूस से कम करना। तो WTO एग्रीमेंट हुआ यूजी राउंड 1993 का, दोहा राउंड 2001 का, जिसका एम था कि कोटा को टैरिफ के अंदर कन्वर्ट करना और कर्ब सब्सिडीज़ मतलब सब्सिडीज़ को स्क्वाड देना। तो क्या काम, तो रीजनल डील्स जैसे ग्रुप्स हुई, जैसे कि यूई एंड नेफिटा, इन्हें एलिमेंट हटाने की कोशिश की नॉन टैरिफ बैरियर को अमंग मेंबर्स के बीच, बट कीप देम अगेंस्ट आउटसाइडर, परंतु ये अभी भी उनके सामने खड़ा था। तो इस प्रकार की डील भी देखने को मिलती है। तो क्या की टेक अवे मतलब पूरी निष्कर्ष या पूरी बात इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर आर क्रिएटिव। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, क्रिएटिव है और कंट्रोवर्शियल भी टूल है जो कंट्रोल करता है ट्रेड को, और जबकि ये प्रोटेक्ट भी करता है डोमेस्टिक इंटरेस्ट को। ये अक्सर हार्म होता है कंज्यूमर के लिए और प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, और किसको जगा सकता है, ये विवादों को उठा सकता है, एंड स्लो ग्लोबल ग्रोथ, और क्या हो सकती है, ग्लोबल ग्रोथ भी कम हो सकती है। बैलेंसिंग प्रोटेक्शन एंड फ्री ट्रेड रिमेन ए मेजर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। एक बैलेंस प्रोटेक्शन और फ्री ट्रेड रखना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा ही चैलेंज देखने को मिलता है।